आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो है सो आप लोग जानते हैं कि 30 सितंबर अर्थात कल ही के डेट में जो है सो एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। इस बीपीएससी के एग्ज़ाम में कुल 150 क्वेश्चन पूछा गया था। इस 150 क्वेश्चन में से आपको अगर देखने को मिला होगा तो 10 क्वेश्चन जो है सो मैथ से दिया गया था, जिसमें हमने 10 का 10 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है सो आपको इसका जो है सो एनालिसिस करके हमने आपको वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप लोग उसको देख भी चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम जो है सो फिर से क्वेश्चन एनालिसिस ही करने वाले हैं, लेकिन इसमें मैथ का टर्म जो है सो नहीं रहेगा। बाकी सारा जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, ये सारे करेंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इसका जितना भी क्वेश्चन बच रहा है ना, मतलब 140 क्वेश्चन बचा हुआ है। 140 क्वेश्चन इस वीडियो में जो है सो पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा ये क्लास लगने वाला है आज का ये वीडियो। आप लोग अपनी अपनी क्वेश्चन लेकर के अपने साथ बैठिए और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने अपने चेक कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, क्योंकि आपके मन में एक ख्याल भी रहता होगा कि हमने कितना सही बना करके आए हैं और कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन सही है। इसका एनालिसिस भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ से आप देखिएगा तो हम पहला क्वेश्चन की ओर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि देख सारे का हम पीडीएफ लिए हुए हैं। कुल जो है यहाँ 45 पीडीएफ के रूप में जितना भी क्वेश्चन है, हालांकि ये बाइलिंगुअल में है। बाइलिंगुअल देख सकते हैं कि आपके बीच जो है सो इंग्लिश में ये क्वेश्चन भी रखा हुआ है और हिंदी में भी क्वेश्चन रखा हुआ है। तो हम जो है सो इसमें आपको बताने वाले हैं हिंदी मीडियम के अनुसार। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी चाहते हैं तो हम इसका पीडीएफ जो है सो अपलोड कर देंगे हम अपने चैनल पे नहीं, ये जो है सो टेलीग्राम चैनल पे, हाँ उस पर जो है सो आप लोग हम जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जो है सो ज्वाइन हो सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन में जो स्टार्ट हो रही है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स ही जो है सो सबसे पहले स्टार्ट हो रही है। तो फिजिक्स को आप जितना क्वेश्चन बना के आए हैं ना, उसको मैचिंग कर लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप लोग क्वेश्चन निकाल के बैठिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, और इसमें जो है सो हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी में बताएं, क्योंकि 150 क्वेश्चन बताने में वक्त भी तो काफ़ी लगता है ना। तो हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को आपके सामने रखें, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे, फास्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है। तो वॉशिंग मशीन में जो हम लोग कपड़े धोते हैं, इसमें जो सिद्धांत होता है वो अपकेंद्रण के द्वारा जो है सो उसमें वॉशिंग मशीन काम करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपकेंद्रण। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहता है कि प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम में न्यूनतम होता है। यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि न्यूनतम किस माध्यम में होता है, इस पर ध्यान देने की बात ही कर रहा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, जल में, निर्वात में, और नीचे क्या है तो वायु है और उसके बाद कांच है। तो आप इसको देखिएगा, सबसे न्यूनतम जो होती है इस तीनों माध्यम में जब देखिएगा तो जो ज़्यादा घनापन होगा उसमें जो है सो प्रकाश की चाल कम होगा। तो शीशा जो है इन चारों की तुलना में सबसे ज़्यादा घना होती है, सघन होती है, इसलिए यहाँ पे कांच अर्थात शीशा में जो प्रकाश की चाल होगी वो सबसे न्यूनतम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है समझिए इसको। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश नहीं मतलब आपको समझना है कि अदिश पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति, क्योंकि वेग, बल और विस्थापन ये तीनों के तीनों क्या है तो सदिश राशि है। और आपसे पूछ रहा है कि सदिश कौन नहीं है, तो ये तीनों सदिश हो जाएगा। तो अदिश कौन बचा, गति हो जाएगा अदिश राशि। क्योंकि इस पर एक ट्रिक भी है, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे, पहले से क्लास कर रहे होंगे, तो आपको इस पर हमारा वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। इसी के बारे में हमने आपको ट्रिक बताए थे कि चार बस आवेगा। एक बच्चे जो है सो मेले जाते हैं, अपनी मम्मी के साथ रोने लग जाते हैं, कहते हैं मम्मी बस खरीद दीजिए। तो उसको जो है सो समझाने के लिए उसकी माँ जो है सो घर बुला लेते हैं और कहते बेटा चलो घर, पहले घर चल के भात खा लो, 4 बस आवेगा, बस भात खा लो। तो इससे आपको ध्यान में रखना है, 4 बस आवेगा। तो 4 गो जो बस से स्टार्ट होती है, जैसे वेग है, बलाघूर्ण है, विस्थापन है, तो सभी का सभी क्या हो जाता है तो सदिश राशि हो जाती है। तो अदिश कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता पा रहे हैं, नहीं तो इसको पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। चौथा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा
तो इस क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। कहता है यदि धरती घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए, यानी धरती जो घूमती है ना अपने अक्ष पर, उसकी जो है स्पीड जो है घूर्णन की जो गति है उसको कहता है बढ़ा दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। पिंड का जो वजन है उस वजन के बारे में पूछ रहा है। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये पिंड जो है भूमध्य रेखा की ओर आते आते ये धीरे धीरे घटते जाता है। भूमध्य रेखा की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर इसी में आपसे कहता है भूमध्य रेखा ना दा करके आपको क्या कहता है, ध्रुव की बातें कर लेता कि ध्रुव पर इसका वजन क्या होगा, तो ये अपरिवर्तित तब हो जाता है। लेकिन इसमें भूमध्य रेखा दिया हुआ, तो भूमध्य रेखा के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि घटते जाएगा। अब 5वां नंबर देखिएगा, तो 5 नंबर में क्या कहता है, इधर समझिए, इधर है। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर में क्या कहता है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। एक शब्द यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परिभाषित लगा हुआ है ना, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अगर एक ख्याल आ रहा होगा कि नहीं सर, इससे पहले तो आप जानते हैं कि केपलर जो है ये ग्रह के बारे में बताए, सबसे पहले बताया कि ग्रह जो है सो चारों ओर, सूर्य के चारों ओर जो है सो चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने की बातें तो कौन, केपलर करते हैं। उसके बाद गैलीलियो जो है सो न्यूटन से भी बहुत पहले आए। लेकिन ये सारे चीज़ जो है सो ग्रहों के से बताए थे, और न्यूटन जो है सो गति से संबंधित जितने भी 3 परिभाषाएं दिए थे, 3 नियम दिए थे, और उसको परिभाषित करके अच्छे से समझाए थे। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर में क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है, तो समान होती है। तो इसका जो नियम है वो एवोगाड्रो का नियम है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका जो है सो अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है, इसको समझिए। कहता है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवेक प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन मतलब क्या होता है कि इसमें जब ताप को बढ़ाया जाता है ना, चलिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको रहने दीजिए। इसका आंसर मेरे क्या मिलाइएगा आप लोग, सी मिला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए इस स्लाइड पे 3 नंबर के बाद चौथे स्लाइड पे आएंगे, तो ये इंग्लिश में आपको जो है सो सारा चीज़ अभी जितना भी हमने बताया है सारा चीज़ जो है सो इंग्लिश में भी आ रहा। आगे देखेंगे 9 नंबर से देखेंगे ना, तो उसका इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इस सबको देख लीजिए, यही सारा क्वेश्चन जो है सो 9 से स्टार्ट होगा। तो हम हिंदी माध्यम में चले आते हैं। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सारे क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। 9 नंबर कहता है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस लगा हुआ। आवर्धक का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। तो इसमें जो लेंस लगा हुआ होता है वो उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कहता है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकेल। आप लोग बना के आए होंगे तो इसको जो है सो मिलाते चलिए, क्योंकि यही आपका आंसर की तैयार होने वाला है। जो और बीपीएससी की तरफ से जो आंसर की जारी किया जाएगा उसमें भी देखिएगा यही सारा क्वेश्चन जो है सो आपको ऑप्शन जो है सो सारा दिया जाएगा और यही सही होने वाला। ठीक है। ये देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग सही बना के आए होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसे देखिए परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, नाभिक की बात कर रहा है ना। अगर मान लेते हैं ये कोई जो है सो एलिमेंट है, तो इसके नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है ना। तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, लेकिन नाभिक की बातें करेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला। और इसका पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, है ना। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर में क्या कहता है, तो इसको समझिए। कहता है जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं। तो धातु क्रम अवस्था में, धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत ये मिश्रित नहीं होता है, प्रगलन होता है यहाँ पे। तो प्रगलन पे एक मिनट, पेन का थोड़ा साइज हम स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि ये धुंधला दिखने लग जाता है। 1 मिनट रुक जाइएगा।
हाँ अब ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मिश्रित अवस्था में नहीं होता है बल्कि किस अवस्था में होता है, तो प्रगलन होता है। गलन करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इधर देखिए मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13, इसको समझिए। हाँ देखिए क्या कहता है इसमें कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, यानी पीतल के घटक कौन, जस्ता और तांबा को मिलाने से क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हल्का ही क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला चलिए 14 नंबर में क्या कहता है कि निम्न में से किसे अन्न बूझा हुआ चूना कहते हैं। अन्न बूझा हुआ मतलब बूझा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर बूझा हुआ चूना रहता तो आप CaOH का होल2 लगा के चले आते, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे अन्न बूझा हुआ कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ जाते हैं। तो 15 नंबर देखिए क्या कहता है इसमें कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, देखिए जब कभी भी लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, तो इसकी वजन में जो है सो आंशिक रूप से वजन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। लेकिन इसी लोहे में लंबे समय तक अगर इसमें क्या हो जाए, जंग लगा हुआ रह जाए, तो इसके आंतरिक वाला जो भाग है उसको भी खोखला कर देता है। और जब लोहे को खोखला कर देता है तो उसका वजन क्या हो जाता है, तो घट जाता है। तो इसमें दोनों प्रक्रिया देखने को मिला, पहले बढ़ता भी है और फिर घटता भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहले बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या कहता है, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कम समय के लिए रहेगा तो बढ़ेगा, लंबे समय तक के लिए अगर उसमें जंग लगा हुआ रह जाएगा तो फिर उसका वजन क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्न में से किसे श्वेत धातु के नाम से जाना जाता है। श्वेत धातु की बातें कर रहा है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा कौन सा जगह, तो प्लेटिनम। प्लेटिनम को श्वेत धातु के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर 16 तो हो गया, 17 नंबर ना, चलिए अगले पेज पे चले जाते हैं हम लोग। 17 नंबर यहाँ से देखिए दिया हुआ है, इसको समझिए अच्छे से। 17 नंबर में देखिए क्या कहता है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन कहता है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। जो वाक्य दिया गया उस पर विचार कीजिए। और पहला कहता है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। ये बिल्कुल कथन जो है सो क्या है, तो सत्य है। प्रकृति में उत्कृष्ट गैस जो है सो पाया जाता है शुद्ध रूप में, ठीक है। और दूसरा कहता है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो ये बिल्कुल नहीं है, ये धातु के उदाहरण नहीं है। तो इसका केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है केवल एक सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करते हैं आप लोगों का सब सही भी जा रहा होगा। मिलाते चलिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और आप मेंस की तैयारी करने के लायक हैं या नहीं है। वो सब भी जो है सो हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको गाइडलाइंस जारी करेंगे कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट आपको हतोत्साहित नहीं होना है, सब ठीक ही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें कहता है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो यह जो प्रश्न है वो ऑप्शन नंबर ए जो कहता है ये सही है। और दूसरा क्या कहता है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये घटता नहीं, यहाँ पे बढ़ जाता। अगर बढ़ जाता लिखा हुआ रहता तो ये भी सही हो जाता, परंतु यहाँ पे घटने की बातें करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल और केवल ए सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर कितना में देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, बी नंबर में देखने को मिल रहा है ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर में क्या कहता है, इसको पढ़िए ध्यान से। कहता है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। प्रमुख की बातें करता है तो मीथेन हम लोग जानते हैं कि मीथेन जो है सो बायोगैस के लिए प्रमुख अवयव माना जाता है। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए। 20 नंबर में देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसे रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो ये स्ट्रांसियम के कारण, क्योंकि स्ट्रांसियम उसमें होती है जिसके कारण फूटने के बाद जो है सो चमकीला लाल रंग का दिखाई देता है। तो बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इन सारे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है। जो लवणता युक्त प्रेमी होते हैं उसको लवणोद्भिद कहा जाता है। ये बायोलॉजी का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी में अगर जो एक्सपर्ट होंगे, जो कमजोर होंगे, उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये जो है सो बहुत ही अच्छा है,
समझते जाइएगा इन सारे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। लवणोद्भिद कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये पर्णहरित उसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा, क्या कहता है कि परागकण की सुपरिभाषित है, यानी इसकी परिभाषा पूछ रहा है, तो इसकी परिभाषा में आपको बताना है कि परागकण, एक ए नंबर में क्या कहता है, परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही परागकण कहते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है वो सारी इसका गलत आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब यहाँ से 23 नंबर कंप्लीट होता है। अगले स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं। अगले स्लाइड पे देखिए 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन से 24 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए इसको, इसमें क्या कहता है 24 नंबर कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है। पोषक तत्व हम लोग जानते हैं कि पौधे को जो मिनरल मिलता है वो पौधों को जड़ों से मिलता है, उसको मिट्टियों से प्राप्त होता है। तो इसमें जो है जो खनिज पदार्थ मिलता है ना मिट्टी से, तो आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मृदा से, मिट्टी को ही हम लोग दूसरे शब्दों में मृदा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आप लोग को सही भी होता जा रहा होगा। अधिकांश क्वेश्चन आप लोग सही भी करते होंगे। कमेंट करते रहिएगा कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से पदार्थ के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, तो अनावृत बीजी पौधा कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, अनावृत बीजी। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िए। ये क्या कहता है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। सुमेलित कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ से देखिए एस्कर्बिथाइमिन ये गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपका ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी देखिए, मलेरिया जो है सो क्लोरोक्वीन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मलेरिया का जो सुमेलित है क्लोरोक्वीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर में क्या कहता है कि 27 नंबर में कह रहा है कि आपको लाल रक्त कणिका वाहिनी जंतु किसमें पाया जाता है, कौन होते हैं, तो ये केचुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। जो भी थोड़ा बहुत ध्यान दिए होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, उन सारे स्टूडेंट का ये सारा क्वेश्चन सही होता जा रहा होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत्प्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है। अंतिम रूप से क्या बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज बनता है और वही जो है सो हमारे शरीर में एनर्जी देने की काम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या कहता है कि अधिकतर एंजाइम किसका होता है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ। अधिकतर एंजाइम किसका होता है, तो प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 30 नंबर का देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। शुरुआत किसने किया था, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। ये सही नहीं किए थे, ये कौन किए थे, तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। तो 30 नंबर क्वेश्चन भी आपने देख लिया। ये सब जो है सो फैक्ट है, तो फैक्ट को आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 30 के बाद 31 नंबर। एक सेकेंड, हाँ इसको देखिए, जूम कर ले थोड़ा, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है। तो इसको ध्यान से समझिए। आप करंट अफेयर्स से स्टार्ट हो रही है बहुत अच्छे से। जो करंट अफेयर्स का प्रेमी होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी जो है सो इसको ध्यान लगा करके पढ़िए, समझिए, ताकि आपको भी समझ में आ ही जाएगा। क्या कहता है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनावी अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स में अभी हाल ही फिलहाल की घटना है। ये जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इसी को जैसे गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर, जापान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर में क्या कहता है। इसमें कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है, तो ये हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भी फैक्ट है करंट अफेयर्स में, तो फैक्ट आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ विशेष समझने वाला चीज़ तो है नहीं, आपको ये याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर खर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो यूक्रेन की बातें कर रहे हैं ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अब्दुल्ला साइद हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर में क्या कहता है, हिसाब से समझिए।
इधर है, हाँ इसको देखिए। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन में भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? किस मिशन के? क्योंकि हम लोग जानते हैं रसिया और यूक्रेन में जैसे युद्ध हुआ था तो उस वक्त हमारे भारतीय लोग भी जो है सो वहाँ पे फंसे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, कुछ घूमने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे फंसे लोगों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा ऑपरेशन गंगा जो अभियान चलाया गया था और इसी अभियान के तहत उसमें फंसे लोगों को हमारे भारत वापस लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए क्या कहता है, समझिए इसको। हाल ही में चीन ने सत्तेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है। वह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछ रहा था। ये जो है सो कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नहीं हो जाएगा, ये भूटान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपने देख लिए। एक तो भूटान हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर भूटान आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या आ जाएगा, तो इसी का आंसर दिल्ली आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपने देख लिए, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट पे देखिए कौन सा, 11 के बाद जो है सो 12 में तो नहीं 13 में चलते हैं, क्योंकि 13 में 37 क्वेश्चन नंबर 37 यहीं से स्टार्ट है। इसको समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से और समझिए। इसको क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है, विचार करने के लिए कहता है। पहला कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करते हैं, और दूसरा कहता है शांति स्थापना, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो 2 और 3 सही है, यानी कि ये शांति वाला शांति स्थापना अभियान केवल के लिए, और उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन। तो ये 2 और 3 कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, इसको समझिए। इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब जो है सो अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता जो है सो पर हस्ताक्षर किए हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजराइल देश है, इसी ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अब 39 नंबर देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है कि आर्कटिक, एक मिनट जूम थोड़ा और कर लेते। तो समझिए इसको, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया। आर्कटिका एम, और किसकी निगरानी करना है, तो आर्कटिक की। तो आर्कटिक जो है सो हम लोग जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुवों पर ही जो है सो आर्कटिक वहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव पर। तो इसमें जो है सो रूस के करीब है, तो ये जो है सो रूस देश ही उस पर लॉन्च किया है, आर्कटिका एम जो है सो लॉन्च किया गया, ठीक है। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, इसमें सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग जो है सो मिलाते चलिएगा जल्दी जल्दी में, ठीक है। 40 नंबर देखिए कहता है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। ये बहुत ही अच्छा अपने देश का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, जिसका नाम क्या है, विराट कोहली, और इन्हीं ने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन को भी पार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है, 41 नंबर में कहता है कि कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या। अभियान का नाम क्या है, तो इसी अभियान का नाम क्या था, हर घर दस्तक अभियान 2.0 था, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब उसके बाद 41 के बाद 42 नंबर देखिएगा, ये सब फैक्ट है, तो फैक्ट को आपको समझाने में तो कोई खास है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको याद करना था। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो एकनाथ शिंदे बने। कौन से बने हैं, एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 43 नंबर देखिएगा, अगला स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से देखिएगा 43 नंबर से क्वेश्चन नंबर 43, और ये क्या कहता है समझिए इसको। कहता है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। हम लोग इसी बार जानते हैं ना कि हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, और ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो बताया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर कहता है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन है। देश का पहला राज्य कहता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये उत्तराखंड इसका सही है, क्योंकि उत्तराखंड में ही जो है सो सबसे पहले इसको लागू किया गया है, ठीक है।
नई शिक्षा नीति को। अब देखिए 45 नंबर में क्या कहता है, ये सुमेलित करने वाला है, इसको जूम आउट कर लेते हैं और इसका ऑप्शन के साथ इसको समझिए, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। 45 नंबर में है ना, चलिए यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 तक। इसमें क्या कहता है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोरों पर विचार करना है, इसके जोरों पर विचार करना है। तो इस 1 नंबर में क्या कहता है कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो कलराज मिश्र हैं। उससे पहले आप लोग जानते हैं कि ये जो है सो आपको क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही सही 1 हो जाएगा। और दूसरा में क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश के जो है सो आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी सही है। और ये दोनों, ये फाल्गु चौहान तो बिहार के हैं तो ये हो गए नहीं, ये गुजरात के कह रहे तो ये नहीं होंगे, और पश्चिम बंगाल के भी नहीं होंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ये दोनों कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, केवल 1 और 2 लिखा हुआ है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है, इसको समझिए। 46 नंबर को ये कहता है कि निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तो ये जो है सो आपको ध्यान में रखना है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है सो इसी के द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 के बाद 47 नंबर देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है कि कहता है खबरों में नजर आने वाले एलावेलिन, बलारिवन, श्रेय अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है। ये तीनों किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 48 नंबर की ओर आ जाएंगे, तो इसमें कहता है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है। तो अल्पसंख्यकों का जो सौंपा गया है इसमें वो किसे है, तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद 48 का 49 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें देखिएगा अगले स्लाइड पे हम लोग आ गए हैं, इसमें 49 नंबर 49 में देखिएगा क्या कहता है इस क्वेश्चन में, समझिए इसको। कहता है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त जो प्रगतिशील गठबंधन है और यूपीए की बातें कर रहा है, तो यूपीए की जो था वो कौन था, यशवंत सिन्हा थे। ये द्रौपदी मुर्मू नहीं होगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। 49 के बाद आप 50 नंबर में देखिएगा, 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए इसको। ये कहता है कि अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है, बाली कौन है ना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो गीतांजलि श्री हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर ए। 50 के बाद 51 नंबर में देखिएगा, सब करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा, दीप श्रेष्ठ को जो है सो सम्मानित किया गया है, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 में क्या कहता है, इसमें समझिए यहाँ से। कहता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है। शहरीकरण का स्तर पूछ रहा है ना, तो ये जो है शहरी, हम लोग जानते हैं कि पहले के समय में हमारा जो राज्य है वो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है सो ये विकसित हो रही है, ये जो है सो विकास की ओर बढ़ रही है। तो इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो 15.3% है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 52 के बाद 53 देखिएगा, 53 देखिएगा। इसमें कहता है कि बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। खादी के ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा तो ये मनोज तिवारी जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 53 के बाद 54 नंबर देखिएगा। इसमें क्या कहता है कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में हुआ। बिहार के किस जिला, सीता से नाम रखिएगा, सीता माता कहते हैं, सीतामढ़ी में ये हुआ है, ठीक है। बस सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 नंबर अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। 55 नंबर के लिए यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, ये देखिए क्या कहता है, ये मिलान करने वाला है, जोड़ी लगाने वाला है, तो इसको जरा सही से लगाइएगा आप लोग जोड़ी। देखिए क्या कहता है, कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, और बिहार के जो राज्यपाल है श्री फाल्गु है, मतलब 1 का जो ऑप्शन नंबर जाएगा ये 4 के साथ, ए किसके साथ जाएगा, तो 4 के साथ जाएगा, ए 4 के साथ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जब 4 के साथ जाएगा तो आप इसको ऑप्शन से मिलान कीजिएगा, तो आप देख लीजिए ए में 4 कौन कौन है। तो पहला नंबर तो कट जाएगा, ये तो नहीं है क्योंकि ए में 3 है। उसके बाद दूसरा नंबर में 1 में 1 है, ये भी नहीं जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो आपने पहले से ऑलरेडी छाट दिए हैं, ठीक है। बच रहा 2 को, इसमें 2 में 4 है। उसके बाद अगला देखिएगा, बिहार के मुख्य न्यायाधीश के बारे, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ रहा है। तो बिहार के सी नंबर में कहाँ जाएगा, सी नंबर 1 में जाएगा। तो सी 1 नंबर दोनों में जा रहा है, तो ये तो सही है, सी 1 में चला जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला कहता है कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो श्री संजय करोल। तो ये 1 का 3 जाएगा, 1 का क्या जाएगा 3 जाएगा, सॉरी ये बी का 3 जाएगा। तो बी का जब 3 जाएगा तो यहाँ पे बी का 3 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, जबकि डी में जो है सो 2 मिल रहा है। तो इसका 3 डी भी गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छठ के भी इसको बना सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है, जूम थोड़ा कर लेते हैं, समझिए। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार के मतलब कहता है, तो देखिए हमारे देश में जब कोविड-19 फैल गया था ना, तो उस वक्त जो है सो पुलिस जो है सो सबों को मतलब घर में रहने के लिए जो है सो लागू नियम करवा रहे थे। इसी बीच उनके साथ जो है सो कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदतमीजी करते थे, तो उन्हीं के लिए जो है सो ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। और यह जो है सो ये मिस्टेक हो गया कि ये शराबबंदी से संबंधित है, कोविड-19 से इसका रिलेशन नहीं है, शराबबंदी से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 57 में ये क्या कहता है उसके देखिए, यहाँ से देखिए जूम कर लिए। कहता है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? भारत के लिए बहुत ही सम्मानित पदक था जो स्वर्ण पदक के नाम से जाना जाता है, और स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब 58 नंबर देखिएगा, तो हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? वर्ड रिंगिंग स्टेशन की बातें कर रहा है ना, तो ये भारत के जो है सो भागलपुर में खोला गया है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 58 के बाद 59 नंबर देखिएगा, इसमें क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत किया था? तो ये जो है सो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 60 नंबर में क्या कहता है? ये भी जो है सो करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनको जो है सो एक डिग्री दिलाने का काम करते हैं, तो इसलिए आंगनबाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 61 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? यहाँ से देखिए 61 में देखिए, यहाँ से अब जो है सो आपको इतिहास का क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है। इतिहास में आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछा गया। पहले की तुलना में इस बार इसकी संख्या बढ़ा है। पहले जो है सो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो है सो आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जान सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री का भी वेटेज बढ़ रही है। उसके बाद मिडावल हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया। पहले इसमें से भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो है संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग भी पढ़ाई करने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 61 में क्या कहता है? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया था? यानी प्रथम बौद्ध संगीति की बातें कर रहा है, कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए 62 नंबर में क्या कहता है? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्या प्राप्त की थी? हत्या करके सत्या प्राप्त कर दी थी। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्योंकि इसके बारे में जब हिस्ट्री क्लास आप मेरे किए होंगे या नहीं किए भी होंगे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर श्रीगुप्त और रामगुप्त दोनों भाई होते हैं। और इधर से हम लोग जानते हैं कि अगर ये भारत का नक्शा एक छोटा सा बना दे तो इधर से जो है सो हुनों को आक्रमण होता है, और इसमें जो है सो इसकी क्षेत्र जो है सो इधर होती है कन्नौज वाले क्षेत्र में, उसके बाद मगध वाले क्षेत्रों में। इस क्षेत्रों में जो है सो श्रीगुप्त राजा बने हुए रहते हैं। लेकिन ये इतना डरपोक होते हैं कि इसकी आक्रमण की हत्या सुनकर के ही अपनी बीवी को जो है इसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो इसी लज्जा के कारण वो जो है सो चंद्रगुप्त द्वितीय के सहारे जो है सो अपने बीवी को इसके दरबार में भेजने के काम करते हैं। तो ये अपमान ना सह पाए, जिसके कारण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद जो है सो लड़की के भेष में बन के और हुन के पास जाते हैं, और उसके जो राजा होते हैं इसको मतलब हत्या कर देते हैं। और फिर ये अपनी भाभी को लेकर के वापस जाते हैं कन्नौज वाले क्षेत्रों में, और अपनी भाभी के साथ ही जो है सो विवाह करके और उसके बाद अपने भाई को हत्या करके इस क्षेत्र का राजा बन जाते हैं। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये उसकी कहानी है उससे जुड़ी हुई। तो इसमें जो आंसर कहेगा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये ही आपका सी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। समझ गए इतनी बात? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 नंबर देखिएगा। इसमें क्या कहता है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? वर्धन राजवंश, इसका जो संस्थापक होता है वो पुष्यमित्र नहीं, पुष्यभूति जी हैं। कौन से? पुष्यभूति जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
इतिहास का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ों को। चलिए आगे देखिए। आगे कहते हैं रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया। रोमन साम्राज्य से अगर हम एक भारत के रफली आइडिया बना दें, एक फिगर बना दें, तो ये जो है हमारा भारत है और ऊपर में हम लोग जानते हैं कि ये रेशम मार्ग हुआ करता था और यहीं के एक राजा हुआ करता था जो ऊपर वाले क्षेत्रों पे भी कब्जा यानी कि रेशम मार्ग पर कब्जा करके और ऊपर की जो है इधर रोम के क्षेत्रों के यानी रोम के व्यापारियों के साथ ये व्यापार का बिजनेस किया करता था। वो कौन था, तो इसके लिए आपको बताना है कौन है, तो यही आपका कुषाण वंश के जो कनिष्क शासक थे वही रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था। तो वो किस वंश के थे, तो कुषाण वंश के, जो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर में क्या कहता है। इसमें कहता है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो कौन थे, तो यही है इल्तुतमिश जी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। 65 के बाद 66 नंबर देखिएगा क्वेश्चन 66 में क्या कहता है, समझिए इसको। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। खलीफा की शक्ति, अब खलीफा क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बातें करें तो खलीफा का कहना था कि जिस प्रकार से सूर्य के पास एक भगवान है, चंद्रमा एक है और ये पूरे पृथ्वी को जो है सो रोशनी देने का काम करते हैं, एक शासक के रूप में काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पूरे पृथ्वी का भी एक जो है सो राजा होना चाहिए और ये पूरे पृथ्वी पर कमांड करे, जो खलीफा के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, खलीफा के नाम से जाना जाएगा। और इसके अंडर में जो सदस्यता ग्रहण करके राजा बने हुए रहेंगे, राज करेंगे, वो सब इसका क्या कहलाएगा, तो सल्तनत का मतलब ये क्या कहलाएगा, तो एक सेकेंड, सुल्तान कहलाएगा ये सब। ठीक है ना, तो सुल्तान ये कहलाते थे। तो खलीफा का मतलब पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर एक ही राजा होना चाहिए जो खलीफा कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, उस खलीफा का विरोध करने वाला कौन शासक था, तो यही आपको अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 66 के बाद 67 नंबर देखिएगा 67 देखते हैं, अगले स्लाइड पे आ जाते हैं 67। चलिए देखिए इसको 67 बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। किसके शासनकाल के दौरान ये विद्रोह किया था, ये पूछ रहा था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। ठीक है, अगला देखिएगा 68 नंबर में क्या कहता है। ये कहता है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ में, तो ये औरंगजेब है। तो इसका ऑप्शन हो क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक, 68 के बाद 69 देखिएगा 69 में क्या कहता है। इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेटिंग प्रारंभ किए। तो इसमें देखिए क्या कहता है, सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल सही है, दास प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल सत्य है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोन्यता के प्रावधान को हटाना बिल्कुल सही, और ये भी चौथा विषय सब सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 1 2 3 4 यही, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला है। 69 का ऑप्शन नंबर डी। अब 69 के बाद 70 नंबर देखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़िए इसको ध्यान से, सभी क्वेश्चन अच्छा है। कहता है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया। सिंध विजित कर उसका अधिकार किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 71 नंबर में क्या कहता है। इसमें कहता है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। प्रथम जनगणना की बातें कर रहा है ना, तो ये 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 71 के बाद 72 नंबर में देखिएगा। इसमें देखिए ये क्या कहते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद भी होगा अच्छे से, है ना। ये कब किया गया था, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 72 के बाद देखिए अगला 73 नंबर, अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। अगले स्लाइड पे ना इसको देखिए 73 नंबर 73 नंबर में क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्या कहता है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तीसरे सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा था, तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ये ब्रह्मदत्त थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 73 का 74 नंबर देखिएगा। इसमें क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। खुफिया रेडियो, तो ये उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा। ठीक है, 74 का 75 नंबर देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे। बिंबिसार का जो मतलब ये जो दरबारी चिकित्सक थे, वैद्य थे, वो उसका नाम क्या था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीवक नाम था, तो आप ध्यान में रखिएगा ये जीवक है। ठीक है, 75 के बाद 76 देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे। तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो इब्न बख्तियार खिलजी थे। इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 76 के बाद 77 नंबर देखिएगा, इसमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहाँ से कहता है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। भारतीय गवर्नर, राज्यपाल कौन थे, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, है ना। इसमें क्या पूछा, तो भारत के गवर्नर पूछ रहे हैं ना, तो गवर्नर के बारे में, राज्यपाल होता है, प्रथम गवर्नर कौन थे। तो ये क्वेश्चन जो है सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर 77 का कौन से हैं। आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं एक होमवर्क के लिए, इसको जरूर जो है सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 78 नंबर की ओर। इसको देखिए क्या कहते हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के जो नेता है, ये दो भाई थे, जो कौन थे, तो सिद्धू और कानू के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही क्वेश्चन, इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, तो एक सेकेंड, 79 देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है कि बिहार का चौरी विद्रोह, चौरी तो नहीं है, चुहार विद्रोह है भी, चुहार विद्रोह ये कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1832 ईस्वी में किया गया था। तो 1832 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर में क्या कहता है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। बिहार से जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो उसको कब अलग किया गया था, तो 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 81 नंबर अगले स्लाइड पे आ जाते हैं, 25 का, हाँ इसको देखिए, इसमें देखिए क्या कहते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सौर मंडल, यहाँ से देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, तो ध्यान में रखिएगा सौर मंडल का प्रधान आकाश पिंड कौन सा है। जो सबसे मुखिया होता है सौर मंडल का, वो किसको कहते हैं, तो सूर्य को कहते हैं। 6 क्लास का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्या है, तो बीपीएससी का एग्जाम आप लोग देख करके आए हैं, तो बीपीएससी का क्वेश्चन लग ही नहीं रहा है कि बीपीएससी, कुछ क्वेश्चन तो इतना चटनी जैसा है कि आप तुरंत उसको चटक जाते होंगे। ठीक है ना, तो सूर्य इसका हो जाएगा आंसर सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 नंबर में देखिए क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परत, ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो नीफे से ध्यान में रखना है NiFe, नीफे से ध्यान में रखना है निकेल, और ये लोहा, Fe मतलब फेरस, लोहा होता है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, तो डी में, निकेल और फेरम, फेरम मतलब फेरस, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 के बाद 83 नंबर 83 नंबर देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना निम्न में से इनमें से किसने प्रस्तुत किए थे। किसने प्रस्तुत किए थे, तो डेविस से याद रखना है, WM डेविस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 83 के बाद 84 नंबर देखिएगा, इसमें क्या कहता है, गरजने वाले 40 और क्रूचने वाले 50 और चीखने वाले 60, यानी 40 मतलब 50, 50 मतलब 50 और चीखने वाला 60 मतलब 60। ध्यान रखिएगा ये सभी का सभी कहाँ है, तो दक्षिण भारत की नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में है। ये 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री में 40, 50 और 60 माना जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि यहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र जो है सो ज़्यादा होती है, तो यहीं पर जैसे सभी गर्जने देखने को मिलता है। और उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पे स्थल बल ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे ऐसी नहीं देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से 85 नंबर में क्या कहता है, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, किस सागर का एक हिस्सा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा आर्कटिक महासागर का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ से देखिए क्या कहता है, ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 9th क्लास का ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ के अगर गए होंगे अच्छे से तो पता चल गया होगा, वो मैकमोहन रेखा के नाम से। और ज्योग्राफी का मेरा भी क्लास अगर किए होंगे ना, आपको हमारा क्लास अगर अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे, तो ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में आकर के विजिट कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन जो है सो मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों पर क्लास लिए हुए हैं। आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आकर के वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए और अच्छे से समझिए इस चीज़ों को, मैकमोहन रेखा। ठीक है,
86 के बाद 87 नंबर में देखिएगा क्या कहता है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि राजस्थान में जो बारिश होती है वो बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए भारत की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार का है, और राजस्थान का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। ये क्या है? राजस्थान का, हालांकि गुजरात भी इसमें शामिल हो गया, एक सेकेंड, राजस्थान का क्षेत्र ये है। तो इसमें क्या है कि यहीं पर अरावली पर्वत है, और यहाँ से जब मानसून आती है, हवाई जब आती है, तो इस अरावली पर्वत को मतलब टकराते भी ना, अगर टकराते भी तो सीधे निकल के पार हो जाती है। वो अरावली पर्वत इस मानसून को रोक ही नहीं पाते हैं, और नहीं रोक पाने के कारण वहाँ पे वर्षा होता ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत कम वर्षा होती है, जिसका कारण क्या है? तो बारिश, इसका कारण यह है कि इसमें अरावली जो पर्वत आती है वो हवाओं को, मानसून को नहीं रोक पाती है, जिसके कारण बहुत सारी मानसूनें आगे की ओर निकल जाती है, वहाँ पर वर्षा नहीं करा पाते। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर। देखिए क्या कहता है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर जो अरावली है इसको रोक ही नहीं पाते, तो ये बाधा एक तरह से है और इसको पार नहीं कर सकती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। ऊंचाई इसका होना चाहिए ठंडा होने के लिए, तभी संघनित होकर के बारिश वहाँ पे कराता है, जो इसको नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 87 के बाद 88 नंबर देखिएगा, अगले स्लाइड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप लोग कितना सही हुआ है जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा। बहुत समय उसमें हम बताए जा रहे हैं ना, तो ज़रूर एक मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो जो है सो हम दिन प्रतिदिन डालते रहते हैं, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो इस मेहनत का जो है सो आप लोग कुछ ना कुछ जो है सो हमें परिणाम तो दे सकते हैं, परिणाम के रूप में क्या दे सकते हैं? तो बस यही, एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही आपका गुरु दक्षिणा के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है? इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और कहते हैं पहला नंबर, कहते हैं भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया। बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही जवाब दे रहा है। उसके बाद अगला कहता है कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करता है। ये भी सही है। और बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा कौन सा है? तो देखिए इसमें तीनों कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी में ये तीनों है। तो 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहता है? थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेबा की बातें कर रहा है ना, तो ध्यान रखें करेबा में क्या होता है? तो केसर की खेती होती है, क्योंकि ये जो सो पर्वतीय क्षेत्रों, क्योंकि इसमें जलोढ़, करेबा जो एक मिट्टी का प्रकार है, इसमें जो सो जलोढ़, कौन सी? जलोढ़, और कौन सा? तो पर्वतीय है, यानी कि पत्थरों की कुछ इसमें मात्रा देखने को मिलता है। तो जलोढ़ और पत्थर होने के कारण जो है सो इसमें जो है सो करेबा इसको कहते हैं, और इस करेबा में जो खेती की जाती है वो केसर की खेती किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर में क्या कहता है? इसमें कहता है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम का उत्पादन इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल अग्रणी है, ठीक है। 90 के बाद 91 नंबर देखिएगा, 91 नंबर में इसमें क्या कहता है? इसको समझिए। यहाँ से ये कहते हैं कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर अवस्थित है? ये नेपा नगर में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 92 नंबर देखिएगा, 92 नंबर में कहता है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में जो सबसे पहले कोयला का खदान खोदी गई थी वो रानीगंज में खोदा गया था, जो कोलकाता के मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ता है रानीगंज, यहाँ खोदा गया था, ठीक है। अगला देखिएगा 92 और 93 नंबर में क्या कहता है कि ये देखिए करंट अफेयर्स का सही क्वेश्चन है, तो देखिए जरा अच्छा से इसको। कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ये भील जाति है, जो अनुसूचित में गिने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर में क्या कहता है? तो इसमें कहता है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये ज्योग्राफी का है, मतलब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको, कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32 लाख है, ठीक है। 94 के बाद देखिएगा 95 नंबर, अगले स्लाइड पे आ जाते हैं। 95 है ना, यहाँ से देखिए 95, ठीक, ये क्वेश्चन रहा 95। और इसको देखिए सही से,
इसमें कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए चटनी, कितना चटनी क्वेश्चन है ना, हमको देख करके एकदम दिल अंदर से गदगद हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो शोक नदी पूछा जाता है तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, 9th क्लास का ये क्वेश्चन, 9th क्लास के क्वेश्चन नीचे भी है, 10वां क्लास में भी है। ठीक है, उसका 96 नंबर में देखिएगा तो इसमें क्या कहता है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेल्हार की बातें कर रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दे सकते हो। एक उससे पहले भी हमने क्वेश्चन छोड़े थे, उसका भी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन के भी आप लोग जो है सो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए तो जवाब देने की कोशिश से कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं 96 नंबर। अब 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कहता है। 97 नंबर देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाले गोखुर झील बिहार में कौन सी है। बिहार में कौन सी वो झील है जो गोखुर के नाम से, गोखुर का मतलब गाय के खुर की आकार में उस झील का निर्माण होता है, तो उसको गोखुर झील कहते हैं। जो कनवार झील, मतलब यहाँ जो है सो अपने बिहार के बेगूसराय जिला में एक जो झील है जिसको कावड़ झील कहते हैं, ये कावड़ झील के, इसमें शायद जो सो टाइपिंग मिस्टेक होने के कनवार लिखा गया है, लेकिन ये क्या होना चाहिए कावड़ झील, लेकिन कनवार लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएगा। उसका 97 के बाद देखिए 98 नंबर कहाँ गया, इधर है। 98 नंबर देखिए, इसमें कहता है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। बिहार की बातें कर रहा है ना, तो बिहार के सबसे अधिक जमुई में, आप लोग न्यूज़ में सुने भी होंगे, यहीं पर जो है सो बहुत सारे जो है सो सोने की खजाना देखने को मिला है, लेकिन इस पर रोक लगाया गया है, कोई उसको खुदाई नहीं कर सकता है अभी, उस पर सरकार द्वारा रोक लगाया गया। तो जमुई जिले में जो है सो मिला है। ठीक है, 98 नंबर का। उसके बाद देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन, 100 के करीब आ गए हैं हम लोग, शतक मारने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन टाइम भी जो है सो काफ़ी एक्सेस होने वाला है, ये 50 मिनट अभी हो चुका है, अभी और सारा क्वेश्चन भी ये बचा हुआ है। ठीक है, देखिए पहले इसको, बिहार के किस जिले में सिल्की मिट्टी के नाम से किस जिले को सिल्की सिटी के नाम से जाना जाता है ना, तो ये भागलपुर को जाना जाता है। तो 99 नंबर को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 100 देखिए शतक पूरा होने वाला है। आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए, क्योंकि शतक देखिए कितने अच्छे सामने आपको हर एक चीज़ों को जो है सो बता दिए हैं, क्योंकि जो विश्लेषण करने वाला था उसका विश्लेषण भी किए हैं, और साथ ही साथ जो फैक्ट था, फैक्ट को आपको याद करना था, उन सारे फैक्टों को हमने प्रस्तुत कर दिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उन सारे चीज़ों को हमने बताए हैं। तो इसीलिए हमारी मेहनत को भी थोड़ा रंग लाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी तो हमारी भी मेहनत का रंग आएगी ना। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर, महिला की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 51.50%, मतलब 51.5% है। और पुरुष का पूछा जाता है तो ये 71.25 यानी कि 25% है, तो ये पुरुष के लिए हो जाता है बी नंबर, लेकिन यहाँ पे महिला पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं, और वीडियो जो है थोड़ा लंबी होती जा रही है क्योंकि अपलोड करने में कठिनाई होने लग जाती है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक छोड़ दें, किसी दूसरे पार्ट में जो है सो फिर से हम उसको 50 क्वेश्चन और बच रहा है तो उसको भी बना, 50 क्वेश्चन तो नहीं, क्योंकि इसमें जो मैथ का सेक्शन है ना, तो मैथ के सेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन था उन सारे क्वेश्चनों को तो हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं, क्वेश्चन डील करा चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, नहीं देखे हैं तो हालांकि इसके जो है एंड स्क्रीन में भी हम जो है उस वीडियो को लगा देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आने तो हमारे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में आकर के आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जरूर उसको सर्च कीजिएगा। देखिए इन सारे क्वेश्चनों को हम जो है एकदम अच्छे से बना करके समझा करके उसके बाद जो है इन सारे क्वेश्चनों को आंसर बताएं। अगर इसमें भी थोड़ा सा अगर केवल आंसर इसमें मैचिंग कीजिएगा तो चलिए हम आंसर ही मैचिंग करा देते हैं इसमें। ठीक है, देखिए 141 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ये बनाते आज ही हमने वीडियो डाले हैं उसको, इसलिए ये सारा क्वेश्चन हमें याद हो गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये मत समझिएगा कि हम जो है सो मतलब डायरेक्ट ऐसे ये जो है सो बता रहे हैं, नहीं, ये हम बनाए हुए आज ही बनाए हैं, इसलिए हमको ये याद है। ठीक है, 141 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 240 प्रति दर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर में क्या आता है, तो इसका जवाब बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये देखिए समचतुर्भुज है, विकर्ण है, 5 में बढ़ जाएगा, है ना। समचतुर्भुज समुद्र विभाजित करता है ना, तो समुद्र विभाजित करने के 5 में बटेगा, और 12 के भी 24 को आधा कीजिएगा तो 12, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा,
और उसके बाद जो है सो 12 का 144 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दीजिएगा 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 13, और 13 समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा समान होता है, तो एगो 13 आ गया तो 4 को भुजा, तो 4 को 13 से गुना कर दीजिए, 13 चौको 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने सारे क्वेश्चनों को जो है सो बताए हुए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग समझिए। और इसमें तो केवल हम आंसर बता रहे हैं कि इसका क्या आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार से 143 नंबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बना हुआ भी है, अगर इसको देख करके आप समझ सकते हैं तो इसको समझ लीजिए, नहीं तो मेरा पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको हर एक चीज़ों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें समय हम इतना नहीं दे पा रहे हैं। इसका जब आंसर मिलाएगा 144 नंबर का, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, 10:48। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो 145 नंबर के क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखिए ये बना हुआ भी है नीचे से, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5:27 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार से, तो अगले स्लाइड पे आ जाते हैं 43 के बाद 45 नंबर पे। इसमें समझिए ये मैथमेटिक्स सेक्शन था, तो इसको भी हम थोड़ा सा आंसर ही बता दिए आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 146 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 147 नंबर को अगर आप देखिएगा तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 नहीं सी होगा, इसमें ध्यान से रखिएगा इसको। उसके बाद 147 के बाद 148 नंबर देखिएगा, नीचे ही है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 148 के बाद 149 नंबर देखिएगा, तो 149 नंबर में कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिएगा तो 150 लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 किलोग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन था, जिससे हमने फाइनली रूप से कंप्लीटेड रूप से आंसर आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार से अगर एक थोड़ा सा और हम आपको बताएं, तो जैसे कि ये देखिए इस स्लाइड में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट बचा हुआ, क्योंकि 1 घंटा पूरा देते हैं, उसके बाद रोक देंगे इसको। इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को किस नाम से क्या नाम दिया है, नया नाम क्या दिया है। निकोबार द्वीप की बातें कर रहा है ना, तो इसी का नाम इन्होंने स्वराज द्वीप दिया है, क्योंकि अंडमान और निकोबार 2 द्वीप है, जो आप लोग जानते हैं कि ये आपका जो है सो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, अंडमान और निकोबार, जिसमें जो निकोबार द्वीप है उसको सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, स्वराज द्वीप के नाम से दिए थे, स्वराज द्वीप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी ने आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है। चौरी चौरा कांड कहता है ना, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 136 नंबर देखिएगा, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किम्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था, तो ये किस स्थान पर, तो मुजफ्फरपुर में किया था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार से 137 नंबर में, तो ये क्या कहता है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका 1 सेकेंड, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद यहाँ से देखिए 138 नंबर में क्या कहता है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा था, तो ये जगजीवन राम को सौंपा गया था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर देखिएगा, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे, तो ये जो है सो दीपावली में भागे थे, क्योंकि दीपावली में जो है सो पटाखे की आवाज़ हो रही थी, जिसमें वो भागने में कामयाबी प्राप्त कर लिए थे, तो दीपावली हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 140 नंबर देखिएगा, तो इसमें क्या कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया, तो ये दिसंबर, कहाँ गया, दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी का, तो दिसंबर 1946 में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी हमने 10 यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन को हमने आपको बता ही दिए, तो छोड़े कहाँ कुछ। इसमें देखिएगा 3 मिनट और बच रहा है ना, तो इसको भी 1 पेज और देख लेते हैं, आप लोग भी क्या सोचिएगा ना। देखिए समझिए इसको, कहता है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते, तो यही ये नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए झांसी की रानी वाला है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म पूछता तो झांसी में हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन मृत्यु पूछ रहा है तो मृत्यु कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 128 नंबर देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, किसने कहा था इसमें,
तो इसके लिए आपको बताना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया कहा था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 128 से 129 नंबर देखिएगा, इसमें क्या कहता है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? किसे मारा था? तो ये माइकल ओ डाइवर को मारा था। माइकल ओ डाइवर को मारा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 130 नंबर में क्या कहता है? इसमें कहता है कि बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया है? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 131 नंबर में क्या कहता है? इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? भारत भेजे गए कैबिनेट का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैमजे माइकल डोनाल्ड ने। ठीक है, उसके बाद 132 नंबर देखिए, कहता है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 133 नंबर देखिएगा, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये जो है सो लाहौर 1929 ईस्वी में लाहौर में जो है सो पूर्ण स्वाधीनता का जो है सो प्रस्ताव पारित किया था। तो इस प्रकार से हमने इतना सारा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 1 घंटा पूर्व भी गया है, पुरने वाला क्या है। तो इस प्रकार से देखिए हमने बहुत मेहनत के साथ जो है सो आपको सारे क्वेश्चन को बताने के काम किए। कुछ क्वेश्चन छूट गया, तो ये क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाने के बाद अपलोड करने में दिक्कतें होती है। तो यदि आप लोग वाकई में इस वीडियो को देख करके अगर कुछ भी आपको लाभ हुआ है, थोड़ा भी लाभ हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि बहुत सारे भी जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी अपने आंसर की को मिला सके और जो है सो अच्छे से समझ सके कि हमें आगे की पढ़ाई जारी रखें या फिर से पीटी की ही तैयारी करना है। मतलब मेंस में जुड़ना है या पीटी में ही जुड़ना है, क्योंकि कट ऑफ की बातें किया जाए ना, तो जनरल के जो कट ऑफ है लगभग 105 के अप्रॉक्स जाने वाला है। और ओबीसी कैटेगरी के जो है वो 98 से 100 नंबर तक अगर उसका सही हो रहा है तो वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सो आप SC ST में आते हैं तो 90 से 95 के अप्रॉक्स भी अगर बना रहे हैं सही से, तो आपको जो है सो मेंस की तैयारी में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ जो है सो इसी के अप्रॉक्स रहने वाला है। ये अनुमानित आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि इससे हमें भी आंकड़ा लगेगा ना कि हमारे द्वारा जितने बताया गया है उसमें अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है सो सही किए हैं। तो इनको उम्मीद बनता है कि इतने बच्चे जो है सो अच्छा किए हैं और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।